हेलो एवरीवन। सीजीपीएससी और व्यापम के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन का ये हमारा 31वां वीडियो है। पिछले वीडियो में हम समित्र मंडल तक की चर्चा कर चुके थे। इसके बाद हमको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन और इनके आगे की कुछ अधिवेशन है जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं, इनकी चर्चा करनी थी। वैसे हम भारतीय इतिहास में पढ़ते ही हैं। कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 में हुआ था, अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। मुख्य चीज़ ये है कि यहाँ पे छत्तीसगढ़ से भी कुछ लोग पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें से वामन राव लाखे, माधवराव सप्रे, रविशंकर शुक्ल, लोचन प्रसाद पांडे, ये लोग भी थे। ठीक है। वैसे इतने सारे अधिवेशन हैं और हर अधिवेशन में पर्टिकुलरली कौन सा व्यक्ति छत्तीसगढ़ से शामिल हुआ है, इसको याद रख पाना बहुत ज़्यादा एफर्ट टेकिंग हो जाएगा। तो इस चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करके, और जहाँ पे बहुत कुछ विशेष काम हुआ है या बहुत कोई प्रमुख व्यक्ति या कोई प्रमुख घटना हुई है, उन अधिवेशनों को हम देखते चलेंगे। अदरवाइज हर अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से कौन आए हैं, इसको थोड़ा सा हमको साइड करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए। ठीक है। तो 1907 का सूरत अधिवेशन। अब 1907 का सूरत अधिवेशन महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कांग्रेस है उसका विभाजन हुआ था, है ना। नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ था। आपको एक चीज़ याद रखना है, अगर नहीं पता है तो जान लीजिएगा, कांग्रेस का 2 बार विभाजन अलग अलग समय पे हुआ है, अलग अलग वजहों से। कांग्रेस को आप अगर मोटा मोटी देखेंगे तो पहला विभाजन जो हुआ है वो है इनके कार्य करने की शैली के आधार पर, जिसको हम कहते हैं नरम दल और गरम दल। दूसरा एक विभाजन हुआ था चुनाव में पार्टिसिपेशन को लेकर के। ठीक है। तो एक दल मानता था कि चुनाव में पार्टिसिपेट करना है और एक दल मानता था कि नहीं करना है। ठीक है। तो चुनाव में भाग लेने वाले भी कुछ लोग थे और कुछ भाग न लेने, चुनाव से दूर रह करके और अंग्रेजों का विरोध करने के समर्थन में थे, जबकि कुछ लोग चुनाव लड़ करके और सत्ता प्राप्त करके फिर अंग्रेजों का बहिष्कार करने या अंग्रेजों का विरोध करने के पक्ष में थे। ठीक है। तो इस प्रकार से कांग्रेस अलग अलग समय में 2 बार विभाजित हुई है, और उसके बाद में भविष्य में इन दोनों को ही मुख्य कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था। मतलब नरम दल गरम दल का भी विलय हो गया था, और ये जो अलग अलग विचारधारा वाले लोग थे, चुनाव लड़ने या न लड़ने के पक्ष में जो थे, उनको भी बाद में कांग्रेस में एकीकृत कर लिया गया था। खैर, यहाँ पे बात हो रही थी 1907 के विषय में। तो मैंने बताया कि इस समय कांग्रेस में फूट पड़ गया था। मतलब सूरत में जब ये अधिवेशन चल रहा था, उसी समय कांग्रेस जो है वो नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गया था। इस समय अध्यक्षता कर रहे थे रासबिहारी घोष, और छत्तीसगढ़ से कौन कौन थे? सुंदरलाल शर्मा, शिवनारायण मुंजे और नारायण राव मेघावाले। अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि नरम दल के कुछ लोग थे जो कि कह सकते हैं कि सूरत अधिवेशन में भाग लिए थे, और नरम दल के प्रमुख नेताओं में छत्तीसगढ़ से कौन कौन थे? सुंदरलाल शर्मा, शिवनारायण मुंजे और नारायण राव मेघावाले। ठीक। अगला है प्रांतीय कांग्रेस राजनीतिक परिषद का 3य सत्र रायपुर में 1907 में हुआ है। ठीक। अब ये जो इतने लंबे चौड़े नाम है किसी मीटिंग के, ये बहुत ज़्यादा इसको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। बस याद रखिएगा, प्रांतीय कांग्रेस मतलब एक तो था सेंट्रल कांग्रेस जो है वो सेंट्रल लेवल पर स्थापित हुई थी, लेकिन हर एक राज्य में, हर एक प्रांत में जो उनके कार्यकर्ता थे, उन्होंने जो संस्था बनाई थी उसको कहा गया है प्रांतीय कांग्रेस। ठीक है। और इसी प्रांतीय कांग्रेस की कुछ मीटिंग्स होती थी, जैसे कि केंद्र स्तर पर मीटिंग होती थी हर वर्ष दिसंबर में। उसी प्रकार से जो राज्यों में कांग्रेस की जो शाखाएं थी, वहाँ पे भी मीटिंग्स होती थी। उसी के बारे में चर्चा हो रही है कि रायपुर में 1907 में जो मीटिंग हुई थी, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इसका पहला बैठक हुआ था नागपुर में। प्रांतीय कांग्रेस जो छत्तीसगढ़ था या उस समय नागपुर था, उसका पहला बैठक हुआ था नागपुर में, दूसरा बैठक हुआ था जबलपुर में, और तीसरा बैठक हुआ था रायपुर में। ठीक है। रायपुर में जो बैठक हुआ था, इसके बारे में कुछ बातें हैं जो कि महत्वपूर्ण है। रायपुर में जो बैठक हुआ था, इसका स्थान याद रखिएगा, रायपुर के टाउन हॉल में मीटिंग हुई थी। ठीक है। और यहीं पे जो रायपुर अधिवेशन है, इसमें भी फूट पड़ गई थी। फूट किस लिए? क्योंकि जो केंद्र में नरम दल गरम दल का बैठक चल रहा था, मतलब जो कांग्रेस का बैठक चल रहा था, वहाँ पे नरम दल गरम दल अलग हो गए थे, और वही जो इफेक्ट है वो छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला। मतलब रायपुर में जो बैठक हो रही थी, वहाँ पे भी यही समस्या आई। यहाँ पे भी नरम दल और गरम दल में एक मतभेद शुरू हो गया था। ठीक। अब ये मीटिंग का डेट याद रखिएगा, 29 मार्च 1907। ठीक है। कांग्रेस का जो
सूरत अधिवेशन था यह 1907 में ही संचालित हुआ है, जो कि गुजरात के सूरत में बैठक हुई थी। अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रासबिहारी घोष। जबकि रायपुर में जो बैठक हुई है 29 मार्च 1907 को, और टाउन हॉल में ये बैठक आयोजित की गई थी। इसके अध्यक्ष कौन थे? केलकर। ठीक, इतनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं और प्रश्न आगे भी पूछे जाने की संभावना होंगी। ठीक, नरम दल गरम दल के बारे में बताया गया है। थोड़ा सा बेसिक आइडिया रखिएगा, कौन सा व्यक्ति किस प्रकार की विचारधारा से संबंधित था, कौन नरम दल वाला था, कौन गरम दल वाला थे। ठीक है, इसके बाद में इस पूरे विभाजन का जो घटनाक्रम है, यहाँ पे दादा साहेब खापर्डे का नाम याद रखिएगा। इन्होंने वंदे मातरम गा करके अधिवेशन शुरू करने का सुझाव दिया था। ठीक है, अब जो खापर्डे हैं, खापर्डे का नाम देखिएगा कहाँ पे हैं, ये गरम दल वाले नेता हैं। ठीक है, मतलब ये थोड़े क्रांतिकारी स्वभाव के नेता हैं, जबकि जो नरम दल वाले नेता हैं इन्होंने ये मतलब वंदे मातरम गाने का सुझाव जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस निर्णय से, मतलब वंदे मातरम गाने से हो सकता है पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई कर सकती थी। तो जो नरम दल के नेता थे वो ज़्यादा कार्रवाइयों से बचना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पे वंदे मातरम गाने का सुझाव जो है वो उससे सहमत नहीं थे। लेकिन इसके बाद जो खापर्डे थे अपने गरम दल वाले पार्टनर्स के साथ या सहयोगियों के साथ मिल करके कहाँ चले गए? तात्यापारा हनुमान मंदिर। ठीक है, रायपुर में तात्यापारा है, तात्यापारा के हनुमान मंदिर में जमा हो गए और वहाँ पे जा करके इन्होंने पहले वंदे मातरम वगैरह गाया और उसके बाद में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का महत्व समझाया लोगों को। ठीक, इस प्रकार से जो 1907 का जो समय है वो केंद्र में भी विभाजन था और राज्यों में भी नरम दल गरम दल के बीच विभाजन होना या फूट पड़ना शुरू हो गया था। नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ से प्रश्न पूछा गया है सीएम ठक्कर के बारे में। ये बताया गया है कि सीएम ठक्कर के ही प्रयासों से ये जो कांग्रेस की शाखा है जहाँ पे नरम दल गरम दल अलग हो गए हैं, इनको एकीकृत किया जा सका है। ठीक, मतलब 1907 में ये फूट पड़ा था और बाद में सीएम ठक्कर के प्रयासों से इन दोनों को वापस से एक दल के रूप में या एक कांग्रेस के रूप में एकीकृत किया जा सका था। अगला है, कुछ फैक्ट्स याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक, इनका आगमन हुआ है 1907 में। इसके अलावा हिंद केसरी जो कि तिलक जी की एक पत्रिका थी, केसरी, मराठी में लिखा जाता था। ठीक है, मराठी में लोकमान्य तिलक की एक पत्रिका थी केसरी। इसी का ही छत्तीसगढ़ में जो हिंदी रूपांतरण था इसको कहा गया है हिंद केसरी। ठीक है, केसरी ओरिजिनली मराठी भाषा में लिखी जाती थी, लोकमान्य तिलक इसके एडिटर हुआ करते थे। इसी को ही माधवराव सप्रे ने हिंदी में लिखा है, जिसको नाम दिया गया था हिंद केसरी। 1907-8 में इसका प्रकाशन शुरू किया गया। कहाँ से? नागपुर से। ठीक है, और हिंद केसरी में क्या बताया गया था? स्वदेशी आंदोलन के प्रचार के बारे में इसमें न्यूज़ छपा करते थे। ठीक, इसके अलावा माधवराव सप्रे इंडिविजुअली बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। इनकी एक किताब, इनका एक लेख बड़ा फेमस है, देश की दुर्दशा। ये किसका लेख है? माधवराव सप्रे का। अब अपने ओजस्वी लेख की वजह से, अपने भड़काऊ लेख की वजह से इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है 21 अगस्त 1908 को। ठीक है, 21 अगस्त 1908 को इनकी गिरफ्तारी हो जाती है। इसके अलावा एक है सरस्वती पुस्तकालय, जहाँ से प्रश्न पूछा गया है। राजनांदगांव में इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1909 में। ठाकुर प्यारेलाल इसके संस्थापक थे। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। सरस्वती पुस्तकालय, राजनांदगांव, 1909, ठाकुर प्यारेलाल। ठीक, इसके अलावा कुछ संस्थाएं हैं। छत्तीसगढ़ मित्र, पेंडा रोड से ये पत्र शुरू किया गया था। सरस्वती पुस्तकालय राजनांदगांव में किसके द्वारा? ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा। आनंद समाज पुस्तकालय रायपुर में, और बुद्धि प्रकाश सभा इसको शुरू किया गया था कहाँ पे? बिलासपुर में। ठीक, नेक्स्ट है, अगला महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं में निर्वाचन। आपको पता है कि 1909 के बाद में छत्तीसगढ़ में आम चुनाव में लोगों की भागीदारी बढ़ने लगी थी। ठीक है, जो ब्रिटिशर थे वो ये चाहते थे कि अब यहाँ पर इलेक्शन कंडक्ट करवा करके एक सिस्टमेटिक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर यहाँ पर इस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है, एक राजनीतिक संस्था का, एक राजनीतिक कह सकते हैं कि संरचना का गठन किया जाए। और इसी दौरान 1913 में भी कुछ चुनाव होते हैं, जहाँ पे
जो नगर पालिका थे इसमें छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र से प्रथम व्यक्ति जो चुन करके आए थे उनका नाम था नथमल मुनीम। नथमल मुनीम नगर पालिकाओं में सबसे पहले व्यक्ति जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र से चुन करके आए थे। छत्तीसगढ़ की नगर पालिकाओं के निर्वाचन में छत्तीसगढ़ के प्रथम सदस्य कौन थे? नथमल मुनीम। बस इतना याद रखिएगा, यह प्रश्न बस पूछा गया है। नथमल मुनीम पहले निर्वाचित सदस्य थे नगर पालिका में। ठीक है, इसके बाद में अगला प्रश्न है मालगुजारों के सम्मेलन के बारे में। यह प्रश्न भी एज इट इज पूछा गया है। मालगुजारों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ है, ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो टाउन हॉल रायपुर में मालगुजारों का सम्मेलन हुआ था। तिथि कौन सी है? 20 जून 1915 और सदस्य थे 300 मालगुजार। यह भी प्रश्न पूछा गया था। अच्छा, प्रश्न में ये दिया गया था रायपुर में 300 मालगुजारों का सम्मेलन कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था टाउन हॉल रायपुर में। ठीक, अब इनका उद्देश्य क्या था? तो विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले राजस्व बिल में मालगुजारों के हितों का संरक्षण करवाना। ठीक है, मालगुजारों के हितों का संरक्षण करवाने के उद्देश्य से ये 300 मालगुजार जो है वो टाउन हॉल रायपुर में मीटिंग किए थे। अब ये मालगुजार कौन है, इनका पहला पद क्या था, मतलब किस पद को कन्वर्ट करके मालगुजार बनाया गया था, आप एक बार याद करने का प्रयास कीजिए। मैं इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ। ठीक है, ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये पोस्ट जो है वो शुरू हुआ था, मालगुजार। अगला है होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन भी एक केंद्रीय स्तर पर चलने वाला आंदोलन है। 1916 में शुरू हुआ है। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का नाम इसमें ज़्यादा जुड़ा हुआ है, आपको पता है अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो। बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट का नाम होम रूल आंदोलन के साथ मुख्य रूप से जोड़ा जाता है। बाल गंगाधर तिलक भारत में होम रूल आंदोलन शुरू किए हैं और यहाँ पे एक्चुअली में जो कुछ क्षेत्र है वो बाल गंगाधर तिलक संभाल रहे थे और कुछ क्षेत्र जो है वो एनी बेसेंट के पास में था। तो छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र था वो बाल गंगाधर तिलक के अंतर्गत में था और इस क्षेत्र में जब होम रूल आंदोलन शुरू किया गया तो छत्तीसगढ़ में सदस्यों की संख्या 99 थी। ठीक है, छत्तीसगढ़ के 99 सदस्यों ने होम रूल आंदोलन में सदस्यता ग्रहण किया था। इसके अलावा ये बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में केवल तिलकवादी होम रूल आंदोलन सक्रिय था। एनी बेसेंट वाला होम रूल आंदोलन जो है वो ज़्यादा करके दक्षिण भारत की तरफ संचालित था। ठीक, अगला है जो होम रूल आंदोलन चल रहा था उसकी कुछ क्षेत्रीय शाखाएं भी छत्तीसगढ़ में स्थापित हुई हैं, जैसे कि मुख्यालय रायपुर बना करके छत्तीसगढ़ क्षेत्र को कवर किया गया। इसे स्थापित किया गया था 1917 में। संस्थापक कौन थे? बैरिस्टर CM ठक्कर। ठीक, इसके अलावा होम रूल के जो क्षेत्रीय शाखा है इसमें अलग अलग जिलों में कौन कौन व्यक्ति प्रमुख नेता थे? रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर में राघवेंद्र राव, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह। जो व्यक्तियों के नाम है ना ये महत्वपूर्ण है और उनके क्षेत्र महत्वपूर्ण है। प्रश्न ज़्यादा करके यही पूछा जाता है कि ये जो व्यक्ति है, ये जो नेता है किस क्षेत्र से संबंधित था, या क्षेत्र का नाम दे देगा और व्यक्ति का नाम मिलाने के लिए आपको मैच द फॉलोइंग टाइप का क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। ठीक है, तो रायपुर से रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर से राघवेंद्र राव, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव में प्यारेलाल सिंह। नेक्स्ट है होम रूल लीग का जो क्षेत्रीय सम्मेलन 1918 में हुआ है, किस जगह पे हुआ है? रायपुर में। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक, ये बेसिक क्वेश्चन है जहाँ से बार बार क्वेश्चन अगर मान लो 1918 का भी पूछा या 1917 का भी पूछेगा तो 17 में भी आप देखोगे तो 1917 का भी रायपुर में हुआ है, 1918 में भी रायपुर में भी हुआ है। 1918 का भी रायपुर में ही हुआ है। रायपुर में नेतृत्वकर्ता 1917 के समय भी पंडित रविशंकर शुक्ल हैं, 1918 में भी रविशंकर शुक्ल हैं। डिफरेंस क्या है? जो स्थापना करता है, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में या रायपुर में होम रूल लीग की स्थापना की है, उनका नाम विशेष रूप से याद रखिएगा। हमको नेतृत्वकर्ता और स्थापनाकर्ता में गलती नहीं करना है। स्थापनाकर्ता थे CM ठक्कर, बाकी जो नेतृत्वकर्ता हैं उनका नाम आप उस जिले के नाम के साथ में जोड़ करके आसानी से याद रख पाएंगे। रायपुर में रविशंकर शुक्ल, बिलासपुर में राघवेंद्र राव, दुर्ग में घनश्याम सिंह गुप्त और राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल। तो होम रूल लीग का जो क्षेत्रीय सम्मेलन 1918 में हुआ है रायपुर में, वहाँ पे भी रविशंकर शुक्ल ही अध्यक्षता करेंगे क्योंकि वही उस क्षेत्र पे नेतृत्व कर रहे हैं। ठीक है, रायपुर में सिर्फ स्थापनाकर्ता अलग हैं। इस प्रकार
जो नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ से प्रश्न पूछा गया है या पूछे जाने की संभावना है वो है रोलेट एक्ट के बारे में। रोलेट एक्ट आपको पता है एक ऐसा कानून है जिसको कि काला कानून के नाम से जाना जाता था। बिना दलील, बिना वकील, बिना सुनवाई के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। और 1919 के इसी रोलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। ये चीज़ आपको पता है, इसकी पूरी स्टोरी आप इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में इसका क्या प्रभाव था इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। वैसे यहाँ से भी तक प्रश्न पूछा नहीं गया है क्योंकि ये जो पार्ट है हिस्ट्री का वो इंडियन हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो रोलेट एक्ट के विरोध के बारे में बस याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ से विरोध करने वाले नेताओं में कौन कौन प्रमुख रूप से थे। तो रायपुर से पंडित रविशंकर शुक्ल हो गए, माधवराव सप्रे हो गए, महंत लक्ष्मी नारायण हो गए। बिलासपुर से ई राघवेंद्र राव हो गए, छेदीलाल हो गए, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, वामन राव लाखे, ये कुछ प्रमुख लोग हो गए। राजनांदगांव से ठाकुर प्यारेलाल सिंह, राजिम से पंडित सुंदरलाल शर्मा और रतनपुर क्षेत्र से पुरुषोत्तम दास, ये सभी लोग हैं जो कि रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके अपनाए गए हैं। जैसे कि बिलासपुर में जुलूस निकाला जा रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों ने अपनी पदवी त्याग दी है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ स्पेशल डेजिग्नेशन मिला था ब्रिटिशर्स के थ्रू तो वो उस पदवियों का त्याग कर रहे हैं। इसके अलावा रतनपुर में ये प्रश्न पूछा गया है, ये वाला जो पार्ट है रतनपुर वाला, यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। हालांकि यहाँ पे क्वेश्चन और ईयर लिखा नहीं है कि कौन सा एग्जाम में प्रश्न पूछा है, पर पिछले 2022 या 23 में ये प्रश्न पूछा गया था कि किस जगह पे बांध बनाने का काम बंद कर दिया गया था। तो रतनपुर में पुरुषोत्तम दास जो थे उन्होंने रतनपुर क्षेत्र में बांध बनवाया जा रहा था, उस बांध बनाने का काम बंद करवा दिया था। मजदूरों को काम बंद करने की अपील की थी इन्होंने। ठीक है, और लास्ट में छत्तीसगढ़ में आम हड़ताल और काला दिवस मनाया गया था 30 मार्च 1919 को। अब ये डेट महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, 30 मार्च 1919 को काला दिवस मनाया गया था। ठीक है, और ये वाला चीज़ विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हालांकि यहाँ पे प्रश्न एग्जाम का नाम और ईयर नहीं लिखा है, पर ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, किस जगह पे बांध बनाने का काम बंद कर दिया गया था या किस जगह पे मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था। मजदूरों ने हड़ताल कर दिया था मतलब काम नहीं कर रहे थे, बांध बनाने का काम था वो नहीं कर रहे थे। रतनपुर में ये सारी घटनाएं हो रही थी। और जैसे ही रोलेट एक्ट का कैसे कह सकते हैं कि रोलेट एक्ट का जो प्रभाव है उसका एक मेजर इवेंट क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में। ठीक है, तो अब 19 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है और मध्य प्रांत में जो मध्य प्रांत या कह सकते हैं कि जो छत्तीसगढ़, एमपी और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है, यहाँ पे भी व्यापक प्रदर्शन देखने को मिलते हैं इस हत्याकांड के विरोध में। ठीक है, मध्य प्रांत में राजनीतिक सम्मेलन आयोजित किया गया था। खंडवा एमपी में भी खूब विद्रोह हुए थे और छत्तीसगढ़ में रविशंकर शुक्ल और राघवेंद्र राव ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ठीक है, इसके बाद में एक प्रश्न पूछा गया है राजिम किसान मजदूर सभा के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई है? तो राजिम किसान मजदूर मतलब कहाँ पे स्थापित हुआ है? राजिम में ही स्थापित हुआ है। कब हुआ है ये महत्वपूर्ण है, तो 1920 में स्थापित हुआ है। नेता कौन है? पंडित सुंदरलाल शर्मा और विष्णुदत्त शुक्ल। विष्णुदत्त शुक्ल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, ये मुख्य नेता थे राजिम किसान मजदूर सभा के। नेक्स्ट है खिलाफत आंदोलन। इंडियन हिस्ट्री में मैं इसको डिस्कस कर चुका हूँ, इसकी बैकग्राउंड या इसकी स्टोरी मैं डिस्कस नहीं करूँगा। खिलाफत आंदोलन क्या था, खलीफा से ये वर्ड निकला है, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन के विरोध में खिलाफत आंदोलन के समर्थन में खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था छत्तीसगढ़ में भी 17 मार्च 1920 को। उद्बोधन या संबोधित करने वाले जो नेता थे ये थे असगर अली। ठीक है, असगर अली। और इस मीटिंग का या जो खिलाफत आंदोलन के समर्थन में जो छत्तीसगढ़ में खिलाफत कमेटी का गठन हुआ था, इसका नेतृत्व कर रहे थे पंडित रविशंकर शुक्ल। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं असगर अली और रविशंकर शुक्ल के बारे में। अगला है जिला राजनीतिक सम्मेलन 1920। कहाँ पर हुआ है? बिलासपुर में। और अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? डॉक्टर BS मुंजे। जिला राजनीतिक सम्मेलन मतलब अलग अलग जिलों में हो रहा है, लेकिन हमारे लिए बिलासपुर जिले वाला महत्वपूर्ण है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है बिलासपुर जिला सम्मेलन का अध्यक्षता किसने किया था 1920 में? तो BS मुंजे।
ठीक। रायपुर और दुर्ग में भी यह सम्मेलन हुआ है, लेकिन वहाँ पे प्रश्न पूछे नहीं गए हैं। प्रश्न पूछा गया है बिलासपुर राजनीतिक सम्मेलन के बारे में, अध्यक्षता कौन कर रहे थे, BS मुंजे। अगला है कंडेल नहर सत्याग्रह के बारे में। कंडेल नहर सत्याग्रह एक महत्वपूर्ण इवेंट है छत्तीसगढ़ के इतिहास में, जुलाई 1920 के आसपास हुआ है। कुछ चीज़ें हमको नाम से स्पष्ट हो जा रही हैं। कंडेल नहर मतलब नहर से संबंधित कुछ घटनाएं हुई होंगी। तो यहाँ पे घटना ये थी कि नहर का पानी जो है वो अंग्रेजों ने असल में नहर डेवलप किया था ये सोचकर कि यहाँ से खूब रेवेन्यू जनरेट करेंगे। किसान जो है वो नहर का पानी यूज़ करने के बदले अंग्रेज़ों को पैसा पे करेंगे, ठीक है, टैक्स पे करेंगे। लेकिन ज़्यादातर टैक्स का जो रेट है वो इतना ज़्यादा रखा गया था, मतलब कह सकते हैं कि किराया इतना ज़्यादा रखा गया था नहर का पानी यूज़ करने के बदले कि बहुत सारे किसानों ने इसका पानी यूज़ करने से मना कर दिया। ठीक है, उनको या तो फ्री में पानी मिल रहा होगा, या तो वो बारिश पर निर्भर थे, या तो वो इतना टैक्स पे नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने नहर का पानी यूज़ करने से मना कर दिया। लेकिन भाई ब्रिटिशर्स को तो मौका चाहिए था पैसा वसूलने का, तो उन्होंने जबरन कुछ नहर जो थे उनका पानी किसानों के खेतों में छोड़ दिया और उन पर आरोप लगा दिया कि वो जो है वो पानी की चोरी कर रहे हैं। इस तरीके से ये कंडेल नहर सत्याग्रह शुरू हुआ। ठीक है, तो मोटा मोटी कहानी में बता चुका हूँ। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो ये हैं कि कंडेल नहर सत्याग्रह कहाँ पे हुआ है, कंडेल ग्राम जो कि धमतरी में है। कब हुआ है, 1920 में। प्रमुख नेता, जब ये सत्याग्रह शुरू हुआ तो प्रमुख नेता कौन है, पंडित सुंदरलाल शर्मा। सहयोगी कौन कौन है, सहयोगी के बारे में कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो ये जो धमतरी के जो प्रमुख नेता थे, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायणराव मेघावाले और नथुजी जगताप, इन तीनों का नाम याद रखिएगा विशेष रूप से। ये चारों लोग, सुंदरलाल शर्मा के साथ ये तीनों लोग मिलकर के इस आंदोलन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। और इसी आंदोलन के बाद में पंडित सुंदरलाल शर्मा जो हैं वो गांधी जी को बुलाने के लिए कलकत्ता चले जाते हैं। ठीक है, कलकत्ता में शायद गांधी जी आए हुए थे, तो वहाँ से उनको इनवाइट करके और उनको साथ लेकर के आते हैं। लेकिन उनके आने से पहले ही ये खबर लग गई थी अंग्रेज़ों को कि गांधी जी हो सकता है अब आएंगे, और इसी वजह से उन्होंने ये जो पूरा आंदोलन है इसको समाप्त कर लिया था। मतलब किसानों की मांगों को पूरा करके, और जो भी उनके ऊपर दंड लगाया गया था। ठीक है, पहले क्या आरोप लगाए थे, आरोप लगाए कि आप लोग जो है नहर का पानी चोरी कर रहे हैं। तो नहर का पानी चोरी करने के बदले उन्होंने सभी किसानों के ऊपर जो सामूहिक दंड लगाया था उस दंड को समाप्त कर दिया, और जो भी केस था उनको वापस ले लिया। ठीक है, इस प्रकार से कंडेल नहर सत्याग्रह जो है वो गांधी जी के आने से पहले ही कंप्लीट हो गया था और सक्सेसफुल हो गया था। ठीक, कुछ महत्वपूर्ण बातें, छोटेलाल श्रीवास्तव, नारायणराव मेघावाले, नथुजी जगताप प्रमुख नेता हैं। गांधी जी को बुलाने के लिए कलकत्ता कौन गए थे, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ठीक, इसके बाद में इस कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध कौन से आंदोलन से है, असहयोग आंदोलन से। ठीक है, कंडेल नहर का निर्माण अंग्रेज अधिकारी मिस्टर हैरियट के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, मिस्टर हैरियट के द्वारा कंडेल नहर का निर्माण करवाया गया था। क्यों, रेवेन्यू जनरेट करना चाहते थे। वो चाहते थे कि किराया लेकर के नहरों के थ्रू पानी पहुंचाएंगे किसानों के खेतों में और वहाँ से खूब पैसा कमाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया। अगला है 2 दिसंबर 1920, सुंदरलाल शर्मा कलकत्ता गए ताकि गांधी जी को आमंत्रित कर सकें, और 20 दिसंबर 1920 गांधी जी के साथ वापस लौटते हैं। 2 दिसंबर को कलकत्ता गए हैं और 20 दिसंबर को गांधी जी के साथ वापस रायपुर लौट आए थे। यह गांधी जी का पहला आगमन था छत्तीसगढ़ में, और इसका श्रेय किसको जाता है, पंडित सुंदरलाल शर्मा को। नेक्स्ट है गांधी जी का प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन। अब वहाँ पे हमने गांधी जी के आगमन को सिर्फ कंडेल नहर सत्याग्रह के पर्सपेक्टिव में पढ़ा, एक लाइन में, कि सत्याग्रह के कह सकते हैं कि उसको कंटिन्यू करने के लिए गांधी जी को बुलाया गया था, लेकिन उनके आने से पहले ही आंदोलन समाप्त हो गया। समाप्त क्यों हो गया, क्योंकि अंग्रेजों ने किसानों की बातों को, शर्तों को मान लिया था। तो आंदोलन समाप्त होने के बाद हालांकि गांधी जी पहुंचे थे, लेकिन आने के बाद जो महत्वपूर्ण कार्य हुए वहाँ से तो प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसीलिए गांधी जी का प्रथम आगमन छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे पहला आगमन कब हुआ है, 20 दिसंबर 1920 को। किस लिए हुआ था, असहयोग आंदोलन के लिए लोगों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से। हालांकि गांधी जी को बुलाया गया था कंडेल नहर सत्याग्रह में समर्थन लेने के लिए, लेकिन गांधी जी के भारत भ्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था उस समय, असहयोग आंदोलन के लिए हर एक जिले, हर एक राज्य का पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करवाना। और गांधी जी के साथ इस समय
एक और व्यक्ति आए थे, इनका नाम था मौलाना शौकत अली। प्रश्न सीधे सीधे पूछा है कि गांधी जी के प्रथम प्रवास के दौरान, छत्तीसगढ़ में पहली बार आगमन के दौरान इनके साथ एक और व्यक्ति भारत आए थे, एक और व्यक्ति छत्तीसगढ़ आए थे, उनका नाम क्या था? मौलाना शौकत अली। और किसके साथ छत्तीसगढ़ आए थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ वापस लौटे थे। ठीक है, तो रायपुर पहुंचने के बाद इनका पहला कार्यक्रम क्या था? पहला कार्यक्रम था 20 दिसंबर 1920 को। रायपुर के गांधी चौक में इन्होंने आम जनता को संबोधित किया। रायपुर के बाद ये चले गए धमतरी। धमतरी में इन्होंने 21 दिसंबर को मकई चौक में आम जनता को संबोधित किया और धमतरी में ही इन्होंने एक रात्रि निवास किया, एक रात्रि ठहरे थे। कहाँ पे? नारायण राव मेघावाले के यहाँ पे। और इसी दौरान इन्होंने तिलक स्वराज फंड के लिए महिलाओं से, आम जनता से दान एकत्रित किया और इसमें महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर भागीदारी दिया। ठीक है, महिलाओं ने अपने गहने भी सौंप दिए थे इसी तिलक स्वराज फंड के लिए। उसके बाद में धमतरी से फिर वापस रायपुर पहुंचते हैं। ठीक, तो रायपुर पहुंचने के बाद ये महिलाओं को संबोधित करते हैं आनंद समाज वाचनालय में। तो गांधी जी अपने छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान रायपुर में 20 दिसंबर को भी थे और उसके बाद में धमतरी से लौटने के बाद 21 दिसंबर को भी यहाँ पर रुके थे। ठीक है, तो रायपुर में इन्होंने पहले गांधी चौक में संबोधन दिया और दूसरा आनंद समाज पुस्तकालय या आनंद समाज वाचनालय में भी संबोधन दिया था। धमतरी में मैंने बताया कि मकई चौक में इन्होंने संबोधित किया पब्लिक को और तिलक स्वराज फंड के लिए पैसे इकट्ठे किए। कुछ अन्य चीज़ें हैं, महत्वपूर्ण नहीं है, जैसे कि बाजीराव कृदंत ने नगर वासियों मतलब धमतरी वासियों की ओर से 501 रुपये गांधी जी को भेंट किए थे तिलक स्वराज फंड के लिए। ऐसे मिसलिनियस पॉइंट है जहाँ पे बहुत आवश्यक नहीं है। बस याद रखिएगा कि नारायण राव मेघावाले के घर पे रुके थे जब धमतरी प्रवास पर थे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में मिल मजदूर आंदोलन के बारे में। अब यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं। अब ये आपको समझ में आ रहा है कि छत्तीसगढ़ में भी भारत की ही रूपरेखा में, भारत के ही नक्शे कदम पर अलग अलग तरीके के आंदोलन हो रहे हैं। आपको मजदूर आंदोलन से लेकर के एक शिक्षित वर्ग है उनके आंदोलन से के बारे में, साथ ही जनजाति आंदोलन के बारे में, हर वो आंदोलन जो केंद्र स्तर पर अलग अलग जगहों पर संचालित है, वैसे ही कुछ आंदोलन जो है छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रहे हैं। हमने छत्तीसगढ़ में जनजाति आंदोलनों की चर्चा किया है, किसान आंदोलनों के बारे में देख चुके हैं। इसके अलावा जो शिक्षित वर्ग है, जो क्रांतिकारी वर्ग है, वो भी अपने स्तर पर आंदोलन कर रहे हैं और अब ये मिल मजदूर आंदोलन भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, BNC मिल मजदूर आंदोलन। BNC का फुल फॉर्म क्या है? बंगाल नागपुर कॉटन मिल। ठीक, ये जो है वो एक कॉटन फैक्ट्री थी, कपड़े बनाने की फैक्ट्री थी और यहाँ पे कुछ आंदोलन होते हैं। टोटल यहाँ पर 3 बार आंदोलन होते हैं। ठीक है, इस मिल से संबंधित टोटल 3 आंदोलन होते हैं मजदूरों के। एक एक करके इनके बारे में देखते हैं जहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। पहला आंदोलन सन 1920 में होता है, अप्रैल 1920 में। स्थान है राजनांदगांव में ही यह मिल बनाया गया था। तो राजनांदगांव में यह आंदोलन होता है। नेता कौन होते हैं? नेता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इनके सहयोगी थे शिवलाल मास्टर और शंकर खरे। क्यों ये आंदोलन हुआ था? पहली बार जो आंदोलन हुआ था उसके पीछे रीज़न क्या थे? रीज़न ये था कि यहाँ पे एक तो वेतन बहुत कम दिया जाता था, मजदूरों को वेतन कम दिया जाता था। इनका जो वर्किंग कंडीशन था वो बिल्कुल ठीक नहीं था। मतलब एक होता है ना कि आम व्यक्ति को अगर आप काम करवा रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे अमानवीय परिस्थितियों में काम करवाएंगे। उसी तरीके से यहाँ पे भी इस फैक्ट्री में अमानवीय तरीके से काम होता था। इसी चीज़ को मतलब वहाँ की वर्किंग कंडीशन को सुधारने के लिए यह आंदोलन किया गया। तो दो मांग या 2 डिमांड क्या क्या थी? वेतन में वृद्धि करवाना, काम की स्थितियों में सुधार करवाना और तीसरा था कार्य की अवधि फिक्स करवा देना। जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन था जब भारत में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्रीज थे जहाँ पे वर्किंग कंडीशन और वर्किंग आवर्स फिक्स नहीं होते थे। मतलब लोगों को या जो पुरुष होते थे उनको 20 घंटे तक भी काम करवाया जाता था।
18 से 20 घंटे 16 घंटे भी काम करवाया जाता था। मतलब उनको सिर्फ सोने के लिए और बेसिक कुछ अपने दैनिक दिनचर्या के लिए ही समय मिलता था, अदरवाइज उनसे दिन भर काम करवाया जाता था। ठीक है, तो ये जो कार्य की अवधि थी, मजदूरों की डिमांड थी कि उनको 8 घंटे निश्चित कर दिया जाए कि एक व्यक्ति अधिकतम 8 घंटे कार्य करेगा। तो ये कुछ प्रमुख मांगे थी। अब इसके लिए वहाँ के जो मजदूर थे वो हड़ताल पर बैठ गए थे। यह हड़ताल 36 दिनों तक चला था और इसी वजह से कहा जाता है कि यह छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली और सबसे लंबी हड़ताल थी। मजदूरों के द्वारा किया गया पहला और सबसे लंबा हड़ताल था। ठीक है, इसका परिणाम क्या निकला? इसका परिणाम ये निकला कि वी गिरी के नेतृत्व में समझौता हुआ और मजदूरों के हित में निर्णय लिया गया। ठीक है, वी गिरी राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उन्होंने मीडिएशन किया और मजदूरों और जो फैक्ट्री मालिक थे उनके बीच में समझौता हो गया। मजदूरों के हितों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया गया। ठीक, अब ये जो आंदोलन था वो सफल रहा। देख लिए कि मजदूरों के फेवर में निर्णय हुए हैं, इसका मतलब है कि ये आंदोलन सफल रहा। लेकिन जो ब्रिटिश शासन था उन्होंने अपना जो गुस्सा है वो नेताओं पे उतारना शुरू कर दिया था। क्यों? क्योंकि ये मजदूर जो थे उनको बैकिंग मिला था, उनको सपोर्ट मिला था। किसका? ये जो प्रमुख नेता थे इनका। तो ठाकुर साहब जो थे, ठाकुर प्यारेलाल जो थे, इनको राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया क्योंकि इन्होंने मतलब डायरेक्टली ना सही लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से मजदूरों का भरपूर समर्थन किया था। ठीक है, इस तरीके से उनको कहाँ से? राजनांदगांव से निष्कासित कर दिया गया। लेकिन अब भाई उन्होंने सीधे सीधे तो कोई ऐसा कोई क्राइम किया नहीं था जिसके लिए उनको बाहर किया जाता। इसी वजह से इन्होंने क्या किया? मध्य प्रांत के गवर्नर से अपील किया और इनका निष्कासन रद्द कर दिया गया। ठीक है, तो जो फर्स्ट आंदोलन था इसके बारे में महत्वपूर्ण बातें आपको इसी एक जगह पे मिल जाती हैं। 1920 में हुआ, राजनांदगांव में हुआ, ठाकुर प्यारेलाल सिंह प्रमुख नेता थे, वी गिरी ने मध्यस्थता की थी। 36 दिनों तक यह आंदोलन हुआ था और यह आंदोलन जो है वो अपने आप में सफल रहा था। इसके बाद में ठाकुर प्यारेलाल को निष्कासित किया गया था, लेकिन इनका निष्कासन बाद में रद्द हो गया था। ठीक है, तो 1920 का ये आंदोलन सफल रहा। सेकंड आंदोलन होता है 1924 में। नेता अभी भी वही थे, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। क्यों? क्योंकि नांदगांव में अभी भी इनका निष्कासन रद्द हुआ था, पर अभी भी ये वहीं निवास कर रहे हैं। निष्कासन रद्द होने के बाद वहीं निवास कर रहे हैं, तो नेता है अभी भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। हुआ असल में ये था कि फैक्ट्री में मजदूरों का जो ग्रुप था वो अपनी सफलता से खुश होकर के एक भोज का आयोजन किए हुए थे। मतलब पार्टी कर रहे थे, इसे हम समझ सकते हैं। लेकिन जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो यहाँ पर पहुँचते हैं इस पूरे आयोजन के बीच में और इनके जो बर्तन वगैरह थे उनको अपने पैरों से लात मारना शुरू कर देते हैं। मतलब ये जो व्यक्ति थे, जो ब्रिटिशर्स थे, वो यहाँ के मजदूरों को नीचा दिखाना चाहते थे। ठीक, और इन अंग्रेज़ों के साथ यहाँ का एक व्यक्ति भी था साथ में, इसका नाम था गंगाधर राव। ये बाबू के पद पर था। तो ये जो गंगाधर राव था इसको थप्पड़ मार दिया गया मजदूरों के द्वारा और जो पुलिस थी उनको बहाना चाहिए था। उन्होंने ये बहाना लगाया कि हिंसा हो रही है यहाँ पे और इस वजह से 13 मजदूर नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, अब जब गिरफ्तारी हुई उनको पुलिस ने कोर्ट ले जाने के लिए ट्राई किया, तो उसी समय जो बाकी के मजदूर थे उन्होंने अपने इन 13 नेताओं को बचाने के लिए उनको वहाँ पे हिंसात्मक झड़प हो गई पुलिस और इन नेताओं के बीच में, जहाँ पे पुलिस ने गोलियाँ चलाना शुरू कर दी और इसी गोलीबारी में एक मजदूर की मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पे जो आंदोलन था वो हिंसात्मक हो गया था और एक व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी, तो इन सभी का दोष दिया गया ठाकुर साहब को, ठाकुर प्यारेलाल को, और इनको अब फिर से निष्कासित कर दिया गया राजनांदगांव से। तो 1924 में इनका निष्कासन हो गया और राजनांदगांव छोड़ करके ये रायपुर आ गए थे। ठीक है, बाद में मजदूरों और ब्रिटिशर्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और मजदूरों ने अपना हड़ताल समाप्त कर दिया। तो ये दूसरा मौका था जब मजदूरों का यहाँ पे हड़ताल हुआ है, या यूँ कहे कि आंदोलन हुआ है। पहला था 1920, दूसरा है 1924, अब तीसरा आंदोलन होता है 1937 में। 1937 में जो आंदोलन था वहाँ पे भी नेता थे ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अब भैया इनको तो नांदगांव से निकाल दिया गया था, ये कैसे नेता बन गए?
तो नेता ऐसे बने कि राजनांदगांव और रायपुर के बीच जो सीमा है, ये क्या करते थे, उस सीमा के पहले ही, मतलब नांदगांव में एंटर करने से पहले ही ये क्या कर लिए, अपना छोटा सा रेस्ट हाउस बनवा लिए और वहीं से ये पूरे आंदोलन को कंट्रोल कर रहे थे। ठीक है, मतलब नांदगांव की सीमा के अंदर आए बिना रायपुर की सीमा में बैठकर ही ये क्या कर रहे थे, आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो तीसरे आंदोलन के भी नेता कौन है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह। इसके अलावा मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में रामचंद्र सखाराम रुईकर। अब इस आंदोलन के पीछे क्या कारण था? पहला आंदोलन तो हमने देखा था वर्किंग आवर्स कम करवाने के लिए था, जो वर्क कंडीशन था उसको ठीक करवाने के लिए था। सेकंड वाले आंदोलन में अंग्रेजों ने मजदूरों के साथ जो जाति कर दी थी उसकी वजह से था। तीसरे आंदोलन में प्रमुख रीज़न क्या बना? रीज़न ये था कि मजदूरों का जो सैलरी था उसको 10% काटने का आदेश पारित कर दिया गया था और इसके अलावा बहुत सारे मजदूरों को जॉब से निकाल भी दिया गया था। ठीक है, तो इतने सारे मजदूर, लगभग 600 मजदूर बेरोजगार हो गए थे और जो बचे हुए थे उनके वेतन में कटौती कर दी गई थी। तो इस दोनों रीज़न को ध्यान में रख करके जो मजदूर थे उन्होंने वापस एक बार आंदोलन शुरू कर दिया। ठीक, अब इस आंदोलन में 2 मई 1937 को 3500 मजदूरों ने हड़ताल आंदोलन शुरू किया और इन सभी का इस आंदोलन के लिए समर्थन किसका प्राप्त था? एक तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह का और दूसरे व्यक्ति थे पंडित रविशंकर शुक्ल। इन्होंने भी इस आंदोलन का समर्थन किया था। ठीक है, तो इस आंदोलन का फल क्या निकला या परिणाम क्या निकला? परिणाम ये निकला कि जब पूरे के पूरे 3500 मजदूर काम छोड़ दिए हैं तो भाई मिल में काम कौन करेगा? इस वजह से जो मिल था या फैक्ट्री था लगभग 11 महीने बंद था और इसके बाद में जब फैक्ट्री ऑनर्स को लगा कि बात नहीं बनने वाली है, वो भी झुकने को तैयार नहीं थे और मजदूर भी झुकने को तैयार नहीं है, तो अंततः जो फैक्ट्री ऑनर हैं वही जो है वो मजदूरों की डिमांड को मान लेते हैं और दोबारा जब फैक्ट्री शुरू होती है तो सभी मजदूरों को और पूरे वेतन के साथ में वापस से जॉब पर रख लिया जाता है। ठीक है, साथ ही मैंने बताया था कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह जो कि निष्कासित हो चुके थे, ये रेलवे स्टेशन राजनांदगांव और रायपुर के बीच जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे बैठ करके ये मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, मतलब पहला आंदोलन सफल था, दूसरा आंदोलन मध्यस्थता की वजह से समाप्त हो गया और तीसरा आंदोलन भी सफल होता है क्योंकि 11 महीने के इंतजार के बाद ही सही, लेकिन इस आंदोलन का फल मिल जाता है मजदूरों को। ठीक है, तो पहला आंदोलन हुआ था 1920, दूसरा है 1924 और तीसरा है 1937। ठीक है, 20, 24 और 37। अगला है असहयोग आंदोलन के बारे में। अब ये असहयोग आंदोलन क्या है, क्यों है और इसका छत्तीसगढ़ में प्रभाव क्या पड़ा? तो जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, असहयोग का मतलब है कि सहयोग नहीं करेंगे। किस चीज़ में सहयोग नहीं करेंगे? जो भी कानून अंग्रेजों ने बनाए हैं उसको पालन न करके हम असहयोग प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, सहयोग क्या होगा? सहयोग होगा कि आपने कानून बनाया, हम पालन कर रहे हैं, इस तरीके से हम प्रशासन चलाने में आपका सहयोग कर रहे हैं, लेकिन आपने कानून बनाया, हम उसका पालन ही नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम संवैधानिक तरीके से ही असहयोग कर रहे हैं, आपके बनाए गए कानूनों को नहीं मान रहे हैं, उनका पालन नहीं कर रहे हैं। तो यही जो है वो एक वृहद रूप में जब गांधी जी ने इस पूरे आंदोलन को लॉन्च किया तो इसका नाम पड़ा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या असहयोग आंदोलन। पूरे देश में इस आंदोलन के जैसा, मतलब यूँ कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन अलग अलग फेज़ में चला है, लेकिन इसके जैसा आंदोलन और यूँ कहें कि शुरुआत के एक बौद्धिक जागृति के रूप में इसके जैसा आंदोलन और नहीं था। तो असहयोग आंदोलन क्या था आपने देखा, इसका प्रस्ताव रखा गया था सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन, इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे लाला लाजपत राय और यह विशेष अधिवेशन था। अब ये विशेष अधिवेशन क्या है और सामान्य अधिवेशन क्या है, इसकी चर्चा मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, मैं इसको ऑलरेडी हिस्ट्री में कवर कर चुका हूँ। तो सितंबर 1920 का कलकत्ता अधिवेशन था, विशेष अधिवेशन था, लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता कर रहे थे
और इसी मीटिंग से असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा गया था। अब इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद क्या क्या कार्यक्रम अपनाए गए थे? तो सितंबर के बाद में दिसंबर 1920 में भी एक मीटिंग आयोजित होती है और ये जो वार्षिक सम्मेलन था इसकी अध्यक्षता कर रहे थे वी राघवाचारी। ठीक है, अध्यक्षता कर रहे थे वी राघवाचारी, जो कि नागपुर में मीटिंग आयोजित हुआ था। अब इस कार्यक्रम में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो पारित हुआ था सितंबर में, उसको लॉन्च कर दिया गया एक कार्यक्रम के रूप में और पूरे देश में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। यही आंदोलन जो है वो छत्तीसगढ़ में भी लागू होता है। हालांकि ये बताया गया है कि इस आंदोलन में छत्तीसगढ़ से कौन कौन लोग शामिल थे, इस अधिवेशन में कौन कौन शामिल थे। 1920 में जो अधिवेशन था नागपुर में, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में रायपुर जिले से थे पंडित सुंदरलाल शर्मा। नाम लगभग वही हैं, आप हर जगह इनका नाम देखोगे तो रायपुर से आपको वही मिलेंगे, धमतरी में वही लोग मिलेंगे बार बार, बिलासपुर में वही हैं, राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह थे, हालांकि निष्कासित हो गए थे, रायपुर से काम कर रहे थे लेकिन थे तो राजनांदगांव के ही। घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग के ही थे। तो कार्यक्रम तो बहुत सारे रखे गए थे, उनमें से एक था वकालत का त्याग। वकालत का त्याग करने वाले जो प्रमुख नेता हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। दुर्ग से घनश्याम सिंह गुप्त, रत्नाकर झा, राजनांदगांव से प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद, गोवर्धन लाल, बिलासपुर से छेदीलाल, राघवेंद्र राव, डी के मेहता और एन आर खानखोजे, रायपुर से रामदयाल तिवारी, रविशंकर शुक्ल, यादवराव देशमुख। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनका नाम यहाँ पर शामिल नहीं है, लेकिन उन्होंने भी अपने पदवियों का त्याग किया, वकालत का त्याग किया, बच्चों ने अपने स्कूलों का त्याग किया। कार्यक्रम के लिस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये सभी था, उपाधियों का, स्कूलों का त्याग, विदेशी वस्तुओं का त्याग, राष्ट्रीय पंचायतों का गठन। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके थे जिनके द्वारा असहयोग आंदोलन को लागू किया गया था। ठीक है, अगला है राष्ट्रीय पंचायतों का गठन। अब भाई कानून नहीं मानेंगे आप, अगर ब्रिटिशर्स का कानून नहीं मानेंगे तो कोई ना कोई कानून ऐसा होना चाहिए ना जिससे कि पूरे क्षेत्र में पूरे क्षेत्र की शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। तो हर क्षेत्रों में पंचायतों का गठन किया गया और यही जो राष्ट्रीय पंचायत था रायपुर में, इसका नेतृत्व कर रहे थे सेठ जसकरण डागा। अब ये प्रश्न पूछा गया है कि रायपुर में राष्ट्रीय पंचायत का गठन किसने किया था? जसकरण डागा ने। ठीक है, और धमतरी में बाजीराव कृदंत ने। रायपुर में जसकरण डागा, धमतरी में बाजीराव कृदंत। इसके अलावा कार्यक्रमों की सूची में एक और कार्यक्रम है शासकीय सेवाओं का त्याग। जो भी प्रमुख नेता किसी सरकारी सेवा में थे उन्होंने अपना जॉब या अपनी सर्विस छोड़ दी थी। ठीक है, इनमें से कुछ लोगों का नाम है, याद रख सकते हैं तो रखिएगा। उपाधियों का त्याग, अंग्रेज जो है वो उनके चहेते लोगों को कुछ उपाधि दिया करते थे, जैसे राय साहब, राय बहादुर खान साहब, ये सभी अंग्रेजों के द्वारा दी गई उपाधियाँ थीं। तो इन सभी उपाधियों का त्याग कर दिया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन के दौरान इन सभी उपाधियों का त्याग कर दिया गया। वामन राव लाखे ने जब राय साहब की उपाधि त्याग दी तो लोगों ने इन्हें लोकप्रिय की उपाधि दे दी थी। ठीक है, तो लोकप्रिय की उपाधि प्राप्त व्यक्ति कौन थे? वामन राव लाखे। बाकियों के नाम आप एक बार जरूर पढ़िएगा। राय बहादुर की उपाधि त्यागने वाले व्यक्ति थे नागेंद्र नाथ डे और खान साहब की उपाधि त्यागने वाले व्यक्ति थे काजी शमशेर खां। इसके अलावा मादक पदार्थों का बहिष्कार किया गया। कहाँ कहाँ पे? रायपुर में और बिलासपुर में। मुख्य रूप से जहाँ पे कार्यक्रम हुए थे उसमें रायपुर बिलासपुर था, साथ ही दुर्ग में भी था, लेकिन रायपुर बिलासपुर के बारे में प्रश्न पूछा गया है। रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा, कुतुबुद्दीन जो है वो इस आंदोलन के बाद में गिरफ्तार हो गए थे। इनको इस इवेंट के बारे में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न था असहयोग आंदोलन के दौरान मादक पदार्थों के बहिष्कार के दौरान किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था? ऑप्शन में एक नाम था कुतुबुद्दीन, तो कुतुबुद्दीन जी को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, बिलासपुर में हीरालाल कलार। ठीक, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो कि आपको एग्जाम में पूछे गए हैं, जो शराबबंदी की गई थी असहयोग आंदोलन के दौरान। तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, इन सभी में शराबबंदी थी, लेकिन रायपुर बिलासपुर में नेताओं के नाम पूछे गए हैं। अगला है काउंसिल व जिला परिषद में चुनाव का बहिष्कार। हमने देखा था कि 1909 के बाद में ही बहुत सारे लोग जो है चुनाव
में भाग ले रहे थे। खास करके 1919 के आसपास चुनाव का माहौल बहुत अच्छा था, मतलब चुनाव में काफ़ी सारे छत्तीसगढ़ के नेता जो है वो भाग ले रहे थे। जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, उसके बाद में सभी ने अपने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया था। और इसी वजह से जो चुनाव जिला परिषद थे वहाँ पे भी लोगों ने वोट मतलब इलेक्शन में खड़ा होने से ही मना कर दिया, मतलब चुनाव का ही बहिष्कार कर दिए थे। ठीक है, तो इसमें कुछ प्रमुख लोगों का नाम याद रखिएगा: यादवराव देशमुख, बाजीराव कृदंत, काजी शमशेर खां। काजी शमशेर खां के बारे में पूछा गया है कि ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र किसने दिया था? तो काजी शमशेर खां ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र दिया था। ठीक है, इसके अलावा बच्चों ने स्कूल कॉलेज से भी बहिष्कार कर दिया था, स्कूल कॉलेज जाने से मना कर दिया। जो भी सरकारी स्कूल कॉलेज थे उस समय, मतलब जो ब्रिटिशर्स के जो स्कूल थे वहाँ पे जाने से मना कर दिया और अपने स्वयं राष्ट्रीय स्कूलों का निर्माण करना शुरू कर दिए थे। इसके अलावा विशेष जहाँ से प्रश्न पूछा गया है, भारत में अंग्रेजी राज के लेखक सुंदरलाल शर्मा का आगमन हुआ था कहाँ पे? रायपुर में। और इनके भाषणों को सुन करके नॉर्मन स्कूल के 53 विद्यार्थियों ने स्कूल का त्याग करके असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। ठीक है, अब ये प्रश्न जो है वो घुमा फिरा के कई तरीके से पूछा गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना के बारे में। मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि जितने भी सरकारी स्कूल थे जो कि ब्रिटिशर्स के द्वारा संचालित थे, उन विद्यालयों का त्याग कर दिए, तो पढ़ने के लिए कोई दूसरा स्कूल बनाना तो पड़ेगा ना। तो इन्होंने, जो प्रमुख नेता थे छत्तीसगढ़ के, उन्होंने अलग अलग स्थान पे राष्ट्रीय विद्यालयों का गठन किया। ठीक, राष्ट्रीय विद्यालयों का गठन किया और इसमें रायपुर में, धमतरी में, बिलासपुर में, राजनांदगांव में जो प्रमुख विद्यालय थे और प्रमुख संचालक थे उन स्कूलों के, उनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। 1921 में रायपुर में स्थापित किया गया। रायपुर में जो राष्ट्रीय स्कूल बनाया गया, इसमें प्रधान अध्यापक थे रामनारायण तिवारी और साथ में इनके सहयोगी थे माधवराव सप्रे। इनके बारे में प्रश्न पूछा गया है। साथ में ये भी पूछा गया है कि रायपुर राष्ट्रीय विद्यालय में रामनारायण तिवारी के साथ में और कौन कौन सहयोगी थे? तो माधवराव सप्रे, लक्ष्मी नारायण दास और ND दानी, ये प्रमुख व्यक्ति हैं जो कि रायपुर से संबंधित है, रायपुर के राष्ट्रीय विद्यालय से संबंधित हैं। धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, इसके अलावा बिलासपुर में बद्रीनाथ साव और राजनांदगांव में ठाकुर प्यारेलाल, बलदेव प्रसाद मिश्र, पन्नालाल सिंह, ये प्रमुख लोग थे जिन्होंने राष्ट्रीय स्कूलों का निर्माण और संचालन किया था। ठीक, अगला है कुछ आश्रमों की भी स्थापना की गई थी। एक है सत्याग्रह आश्रम। मैंने बताया था कि एक सत्याग्रह आश्रम आपको मिलेगा गुजरात में, और एक सत्याग्रह आश्रम मिलेगा आपको रायपुर में। तो रायपुर के सत्याग्रह आश्रम के संस्थापक कौन थे? पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये नाम याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा। ये गांधी जी को फॉलो करते थे और बाद में गांधी जी ने इनको अपना गुरु भी घोषित किया था। किस पर्पस में अपना गुरु माना था, इसको हम आगे देखेंगे। एक है खादी आश्रम। सत्याग्रह आश्रम गुजरात में था, रायपुर में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने स्थापित किया था। गुजरात में गांधी जी ने और रायपुर में सुंदरलाल शर्मा ने। खादी आश्रम रायपुर की स्थापना किए थे ठाकुर प्यारेलाल और वामनराव लाखे। असहयोग आश्रम की स्थापना किए थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, रायपुर में। ठीक है, तो यहाँ से कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन बने हैं, रिपीट बहुत नहीं होते हैं, पर कुछ रैंडम कभी कभी कोई प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आश्रमों की स्थापना के बारे में। अगला है खादी का समर्थन एवं प्रदर्शन। तो खादी के बारे में भी कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। खादी के बारे में तो आपको पता है, खादी जो है वो चरखे पे सूत काट के बनाया जाता था, और जो उस समय भारत में जो ब्रिटिशर्स के फैक्ट्रियों में बनाए गए जो विदेशी वस्त्र थे, उनको यहाँ पर डंप किया जा रहा था। मतलब जो खादी था, खादी का जो पूरा मार्केट था वो विदेशी वस्त्रों के द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। अब इसको उल्टा करने का प्रयास किया गया यहाँ के नेताओं के द्वारा। विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई और कहा गया कि जो भी भारतीय है, जो भी अपने देश की सम्मान की रक्षा करना चाहता है, वो खादी वस्त्र धारण करें। तो खादी का
समर्थन और प्रदर्शन शुरू हुआ। रायपुर में, धमतरी में, हर जगह पे शुरू हो गया था। तो रायपुर में 1921 में स्थान कहाँ था? रावण भाटा में। ये नाम याद रखिएगा, कहाँ से शुरू हुआ है ये प्रश्न पूछा है। साथ ही जिसके द्वारा ये रावण भाटा में प्रदर्शनी लगाया गया था उनका नाम भी पूछा गया है, नाम याद रखिएगा, अंजुम बेगम। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? रायपुर में खादी प्रदर्शनी 1921, स्थान था रावण भाटा, और किसके द्वारा ये प्रदर्शनी लगाया गया था? अंजुम बेगम के द्वारा। खादी सप्ताह मनाया गया 7 से 15 अक्टूबर। ये महत्वपूर्ण नहीं है पर ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, रावण भाटा में अंजुम बेगम के द्वारा। ठीक है। इसके अलावा लोगों को चरखे डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे ताकि वो घर में सूत काट सकें। इसके अलावा धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा खादी का समर्थन और खादी का प्रमोशन बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव के द्वारा किया जा रहा था अगस्त 1921 में। बिलासपुर में खादी का प्रचार करने वाले लोगों में कौन थे? सबसे प्रमुख थे देवता दीन तिवारी। इसके अलावा जमुना प्रसाद वर्मा। देवता दीन तिवारी, जमुना प्रसाद वर्मा कहाँ से थे? बिलासपुर से संबंधित हैं। ठीक। इन्होंने क्या किया था? बिलासपुर में स्वदेशी स्टोर खोल लिया था, मतलब जहाँ पे स्वदेशी चीज़ों की बिक्री की जाती थी। ठीक। रतनपुर में रघुनाथ मिश्र। इसके अलावा रघुनाथ मिश्र ने यहाँ पे चरखा प्रचार का कार्य किया था। ठीक। अब जो खादी का समर्थन है उसके अलावा कौन से कार्यक्रम संचालित किए गए? तो गोवध निषेध कार्यक्रम संचालित किया गया था महंत नयन दास के द्वारा। महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा गया है। ऐसे ही रैंडम प्रश्न होते हैं जिनको कि हम शायद सॉल्व नहीं कर पाते हैं, जिनकी वजह से हमारे एक एक नंबर या एक एक क्वेश्चन गलत होते चले जाते हैं। ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे अस्पृश्यता निषेध कार्यक्रम चलाया गया था राजनांदगांव में पंडित छबीराम चौबे के द्वारा। और इस अस्पृश्यता निवारण अधिनियम निषेध कार्यक्रम के लिए इन्होंने 21 दिन का उपवास किया था। ये भी कह सकते हैं कि गांधी जी के ही मार्गदर्शन पर, गांधी जी के ही कदमों पर, गांधी जी के ही फॉलोअर के रूप में अपने कार्यक्रम निर्धारित कर रहे थे। ठीक है। कुछ अन्य चीज़ें देखें तो हाँ, जैसे मैंने कहा था कि गोवध के बारे में प्रश्न पूछा गया है। किसने गोवध के बारे में या गोवध निषेध आंदोलन चलाया था? तो महंत नयन दास ने। ठीक है। और इसके अलावा राष्ट्रीय आंदोलन में पत्रकारिता। अब पत्रकारिता के बारे में आपको अलग से पढ़ना ही है, फिर भी आप यहाँ पे ये टेबल एज इट इज़ पूछा गया है, समझ लीजिए। हर बार ये प्रश्न पूछे गए हैं अलग अलग एग्जाम्स में, लगभग ये सारा कुछ पूछा गया है। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि यहाँ पे और क्वेश्चन के नाम, एग्ज़ाम के नाम और ईयर्स लिखे गए हैं, लेकिन जब आप छत्तीसगढ़ के प्रमुख समाचार पत्र और टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हर एक के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है यह पता चल जाएगा। ठीक है। मतलब एग्ज़ाम का नाम और ईयर वहाँ पे पता चल जाएगा। तो वहाँ पढ़ने की जगह आप यहाँ भी एक बार इसको रिवाइज कर लीजिए। छत्तीसगढ़ मित्र सन 1900 में माधवराव सप्रे ने शुरू किया था। सरस्वती पत्रिका के संपादक थे पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी सन 1900 में। हिंदी ग्रंथ प्रकाश मंडली माधवराव सप्रे के द्वारा। हिंद केसरी महत्वपूर्ण है, माधवराव सप्रे। कर्मवीर पंडित माखनलाल चतुर्वेदी। जेल पत्रिका मैं डिस्कस कर चुका हूँ, जेल में ही रह करके लिखे थे इसलिए इसका नाम था जेल पत्रिका, अदरवाइज इस पत्रिका का नाम था कृष्ण जन्मस्थली। पंडित सुंदरलाल शर्मा। उत्थान पत्रिका शुरू किया था जिला परिषद ने। कांग्रेस पत्रिका शुरू किया था रायपुर कांग्रेस कमेटी ने। और अग्रदूत के संस्थापक थे, अग्रदूत पत्रिका के संस्थापक थे केशव प्रसाद वर्मा। ठीक है। तो इतनी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। आज की क्लास में हमने समित्र मंडल के बाद से अपना स्टोरी शुरू किया। जितने भी छोटे छोटे समूह बनाए गए, दल बनाए गए और असहयोग आंदोलन किस तरीके से शुरू हुआ, किस तरीके से इसमें अलग अलग कार्यक्रम निर्मित किए गए, उनको लागू किया गया, इन सभी का हमने विस्तार से चर्चा किया। लगभग सभी प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको हमने कवर करने का प्रयास किया। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। थैंक यू।